नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम इस वीडियो में देखेंगे, हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं वीडियो की, जिसमें आपके ये पाठ्य पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। तो चलो इसी के बारे में हम बात करते हैं कि क्या है ये और ये किस किस को पढ़ना ज़रूरी है, किसके लिए उपयोगी है। कक्षा 10 के लिए नया पाठ्यक्रम जो कि सत्र 2020-21 में शुरू किया गया है, नया पाठ्यक्रम है ये दोस्तों 2020 और 21 में। सामाजिक विज्ञान के साथ ये अलग से एक पाठ्य पुस्तक है। एनसीईआरटी के सिलेबस के साथ राजस्थान सरकार की ओर से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से अलग से पाठ्य पुस्तक लागू की गई है कक्षा 6 से 10 तक। तो ये जो 10वीं की किताब है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों है, हम चर्चा करते हैं। इसमें राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति जो है वो दिया गया है, जबकि इससे पूर्व मैं लगभग 7 या 8 वीडियो में ये जो किताब है ये भी मैं करवा चुका हूँ, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। साथ ही साथ कक्षा 6 से 8 तक जो हमारा राजस्थान है उसके वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप चाहे स्कूली विद्यार्थी हो 6, 7, 8, 9, 10 के, या आप कंपटीशन एग्जाम के विद्यार्थी हो जैसे रीट, राजस्थान पुलिस, पटवारी, आरएएस और कॉलेज लेक्चरर परीक्षा तक की किताबें इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनका मैटर इतना शानदार और सारगर्भित है। ये आप देख सकते हैं लेखकगण, और मेरे लिए एक जो है गर्व की बात है कि जो लेखक गण में जो श्री पवन भंवरिया सर हैं वो सुजानगढ़ से ही जो है यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, सुजानगढ़ में ही। तो दोस्तों, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये इसका परिचय यानी कि जो पहला पाठ है काफ़ी बड़ा है और इसमें इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें हम देखेंगे। पहले पाठ में यहाँ हर टॉपिक को डिटेल से दे रखा है। दूसरा पाठ संत और लोक देवता, तीसरे में उत्सव त्यौहार मेले, वस्त्र आभूषण, चित्रकला लोक कला, स्थापत्य और शिल्प, राजस्थानी संगीत, लोक नृत्य लोकनाट्य, राजस्थानी भाषा साहित्य, प्रमुख पर्यटन स्थल, तो ये यहाँ प्रत्येक की डिटेल, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। तो ये आपको पता है, आप रीट के सिलेबस से मिलान कर लीजिए, उसमें आपके पूरा है इसमें ये, ठीक है, रीट में है। उसके अलावा कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आ रखी है उसमें ये है। पुलिस, पटवारी, आरएएस, परी, मेंस उनके लिए है। और चूंकि बोर्ड ने जारी की है तो निश्चित रूप से एक प्रामाणिक पुस्तक के रूप में ये मानी जाती है। हालांकि कुछ लिपि की त्रुटियाँ या पहला ही प्रकाशन है तो तथ्यागत कुछ त्रुटियाँ हो सकती है, मगर ये एक प्रामाणिक पुस्तक के रूप में है। और बेसिक जो है आपको तैयार करना है, मैं तो कहूँगा बेसिक ही नहीं बल्कि काफ़ी डीप दे रखा है इसमें तो 10वीं वाली किताब में। तो हम करीब, इसमें पाठ है 11, तो हम करीब 15 वीडियो में, यानी आगामी आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपको फरवरी लास्ट या मार्च के 5 मार्च तक ये किताब हम पूरी करवा देंगे। रोज़ 20 से 30 मिनट का वीडियो होगा। साथ ही साथ आपको पता होगा इसी किताब से हमारे मित्र एचपी सर ने कुछ खास क्वेश्चन बना रखे हैं, 200 से लेकर 300 क्वेश्चन तक। वो आपको मिल जाएंगे। यस गुरु जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर से लोड कर लीजिए, यस गुरु, और वहाँ से आपको जो है वो क्वेश्चन का सेट आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला पाठ राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। तो यहाँ आप देखना काफ़ी सारगर्भित जो चीज़ें इसमें दी गई है, और मेरा प्रयास रहेगा कि हम इसको समझें और साथ ही साथ जहाँ कहीं भी ट्रिक की ज़रूरत पड़े तो हम वो भी देखेंगे, बढ़ाएंगे और इतिहास को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। 1949 यानी एक ऐसा समय था जब एकीकरण शुरू हुआ था, ठीक है, 48 से। उससे पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। जो अभी आपको मैप में राजस्थान दिखता है वो 1948 से पहले, 49 से पहले नहीं था। उसका उस समय नाम भी अलग था, मैप भी अलग था। हर जो है अलग अलग महाराजा थे, रियासतें थी। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में, याद रखना, सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। तो याद रखना, थॉमस ने हमें एक नाम थमा दिया, राजपुताना। आज भी जैसे राजपुताना होटल, इस तरह से कई नाम आपको मिलेंगे। तो ठीक है, अगली बात कि 1829, वो है 1800, ये 29 साल बाद 1829 में एक किताब लिखी गई। किसने? एनल्स
एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसने लिखी? कर्नल जेम्स टोड ने। इसके बारे में आप जानते हैं, मेवाड़ के थर्मोपल्ली, राठौड़ों का यूल्यूसेंस, दुर्गादास आदि इन्होंने जो उपाधियाँ दी है वो कर्नल जेम्स टोड की है। कंपनी की तरफ से ये जो है कलर के रूप में आया था, फिर यहाँ पॉलिटिकल एजेंट के रूप में भी रहा। पश्चिमी भारत के राजपूत राज्यों की यात्रा नाम से भी इसकी किताब और आती है। तो ये जो किताब है एनल्स वाली 1829 में, इसने इस प्रदेश के लिए नाम रखा राजस्थान, रायथान या राजस्थान यानी राजाओं का स्थान। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ, और जो कि हम पढ़ चुके हैं 9th वाली किताब में हम पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियोज़ में, इसमें पूरी डिटेल। तो क्या था इसमें? तो इसमें 7 चरण थे, याद होगा आपको। 30 मार्च 1949 का जो चौथा चरण था वो खास महत्वपूर्ण था। राजधानी जयपुर बन गई थी, और आपको याद ही होगा जो इसमें नाम जो है वो राजस्थान रख दिया गया था। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों, तो याद रखना राजस्थान नाम ऑथेंटिक रूप से, वैधानिक रूप से 30 मार्च को 1949 को, इससे पहले इस क्षेत्र का अलग अलग नाम रहे हैं, और थॉमस ने राजपूताना और टोड ने राजस्थान नाम दिया। क्लियर? प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उसकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, और कुछ क्षेत्र वहाँ बसी जातियों के नामों के आधार पर। जैसे मान लीजिए राजस्थान के सभी प्राचीन क्षेत्रों जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आया। ऋग्वेद तो आपको पता है भारतीय नहीं, विश्व की लिखित प्राचीनतम पुस्तकों में से एक है। सबसे प्राचीनतम लिखी हुई पुस्तक है ऋग्वेद। इसमें मरु आज भी हम मरुस्थल नाम बोलते हैं। धनवा मतलब धानवन दुर्ग, आपने पढ़ा होगा धानवन दुर्ग। तो धानवन का मतलब जो रेत में बना होता है, तो धनवा का मतलब धूल, रेत से शब्द है ये। जांगल नाम आपने पढ़ा, ठीक है। मत्स्य और सूरसेन ये नाम ऋग्वेद में भी आए हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है। मरु और धनवा दोनों का अर्थ एक ही है, और इसका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। आप जानते हैं जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। जोधपुर पहले क्या कहलाता था? मरु, फिर नाम हो गया मरुवर, और फिर हो गया मारवाड़, ठीक, और भाषा हो गई मारवाड़ी। जांगल शब्द घना, जैसे घना जंगल तो नहीं मगर जंगल या घास फूस कंटीले पौधे जहाँ समी, केर या पीलू आदि होते हो। तो जांगल शब्द उस क्षेत्र के लिए काम में लिया गया जहाँ समी का मतलब जांटी यानी कि खेजड़ी, केर छोटे छोटे आते हैं ना, अचार भी खाया होगा आपने, केर का पौधा होता है। पीलू क्या होता है? पीलू एक वृक्ष होता है जाल का, जिसे जालोर नाम पड़ा हुआ है उसी वजह से। खेजड़ी से थोड़ा अलग होता है, हरा भरा रहता है, और इसके छोटे छोटे बेर से फल लगते हैं, थोड़े मुलायम से, सॉफ्ट से, तो उसको पीलू बोलते हैं। बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जांगल कहलाता था। तो ये तो पता ही है आपको, बीकानेर को मुख्यतः है और नागौर और आसपास का क्षेत्र जांगल क्षेत्र कहलाता था प्राचीन काल में। अब इस जांगल का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। अब मत्स्य का उल्लेख ऋग्वेद के साथ साथ महाभारत में भी किया गया है, और यह जयपुर, अलवर, भरतपुर तक विस्तृत था। राजधानी थी इसकी विराटनगर। भरतपुर मथुरा के क्षेत्र से सटा हुआ क्षेत्र। धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन में शामिल थे। सूरसेन में क्या क्या था? सूरसेन में अगर हम बात करें तो धौलपुर, मुख्यतः धौलपुर, करौली और मथुरा के आसपास का क्षेत्र। तो मत्स्य और सूरसेन ये 2 जनपद थे, यानी 2 राज्य थे बड़े उस समय के, जिनका उल्लेख महाभारत में भी आता है। और यह एक प्राचीन राज्य था, इसका उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में किसका उल्लेख मिलता है? 2 का, सूरसेन और मत्स्य। क्लियर? अब है भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ नाम, यानी भूगोल के आधार पर। तो जैसे माही नदी के पास प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था। प्रतापगढ़ को क्या बोलते थे प्राचीन काल में? कांठल। अभी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ माही नदी है, और माही नदी के किनारे कांठे पर स्थित होने के कारण उसको बोलते हैं कांठल। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आ रहा है, 56 गांवों के समूह के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, याद रखना डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है
एक ऑप्शन में था डूंगरपुर बांसवाड़ा, एक में था प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो कोई टाइम में मेरी यहाँ गाड़ी अटक गई थी, क्वेश्चन गलत हो गया था, तो याद रखना आप, है ना। तो मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। तो 56 का मैदान क्या है? 56 गांव का समूह है माही नदी के पास, और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा BP, ठीक है, वहाँ पर जो है ये 56 का मैदान स्थित है। ये कुछ प्राचीन नाम दिखाए गए हैं, जैसे मान लीजिए ये जांगल क्षेत्र है, ये माड है, ठीक है, और यहाँ बहुत ही बारीक दे रखा है, मगर फिर भी आप समझ सकते हैं कुछ कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं, मगर यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा। तो देखो ये जो है इधर से माही नदी, और यहाँ आसपास जो 56 गांव का समूह है वो जो है प्रतापगढ़, और क्या आ जाएगा इसमें, ये था ना, यही अभी हमने पढ़ा था, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है। तो ये इधर दो जो इलाका है ना ये, और ये जो है यहाँ डूंगरपुर, वो नहीं आएगा इसमें, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया भैंसरोडगढ़। देखो यहाँ सारी एक एक लाइन में, हर लाइन में क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे पूरी को हाईलाइट कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी को हाईलाइट होगी ये तो, क्यों? क्योंकि हर जगह क्वेश्चन है। तो भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी इलाका है। पठारी क्या होता है? पहाड़ तो होते हैं ऊंचे ऊंचे, और सीधा मैदान होता है थोड़ा नीचा। पठार थोड़ा ऊंचा होता है सामान्य ज़मीन से, और थोड़ा पथरीली ज़मीन भी, और इस तरह की जो होती है वो पठारी इलाका होता है। तो ऊपरमाल नाम से जाना जाता था। तो इसकी एक ट्रिक बना रखी है मैंने, भैंस, ठीक है, भैंस के ऊपर बीज रख दिए है ना, भैंस के ऊपर बीज रखते हैं ना, जैसे मान लो खेती बाड़ी करते हैं तो ऐसे रख दिए। तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र ऊपर माल कहलाता है। आगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट, उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की ज़्यादा के कारण गिरवा, यानी गिरी यानी क्या होता है? पहाड़ी, ज़्यादा पहाड़ियों की वजह से गिरिवा या गिरवा कहलाता है। और इसी गिरवा क्षेत्र में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। कब की? कमेंट करके बताएं। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था, क्यों? क्योंकि जाति की वजह से नाम पड़ा हुआ था। डूंगरपुर बांसवाड़ा का नाम बागड़ था। ये यहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ नहीं है इधर, डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़। कोटा और बूंदी को हाड़ौती बोलते थे, फिर हाड़ा राजपूतों की वजह से भी नाम पड़ गया। सिक्कर झुंझुनू चूरू का क्षेत्र शेखावाटी, क्यों? क्योंकि जो शेखा है, राव शेखा, उन्होंने इस क्षेत्र की स्थापना की, इस वजह से। तो क्लियर हो गया इतना? एक बार रिवीजन करें, क्योंकि फैक्ट है, रिवीजन करना ज़रूरी है। 1800 याद आ गए, इधर साइड में लिख देते हैं, ठीक है, कुछ सन लिख देते हैं। 1800 ईस्वी में थॉमस ने क्या नाम दिया? राजपुताना। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने क्या नाम दिया? राजस्थान। कौन सी किताब में? एनल्स एंड एंटिक्विटीज। अब ऋग्वेद में भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के नाम आते हैं, जैसे मरु नाम है, जांगल नाम है, मत्स्य है, सूरसेन है। और मत्स्य और सूरसेन महाभारत में भी इनका नाम आता है, मत्स्य और सूरसेन का। मत्स्य का मतलब अलवर जयपुर वाला क्षेत्र, सूरसेन का मतलब मथुरा भरतपुर धौलपुर वाला क्षेत्र। फिर जांगल बीकानेर और विराटनगर मत्स्य की राजधानी थी। कांठल प्रतापगढ़, 56 गांव का समूह है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। बागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऊपरमाल भैंस के ऊपर बीज, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, गिरवा उदयपुर, ठीक है, शेखावाटी सिक्कर चूरू झुंझुनू, हाड़ौती कोटा बूंदी। क्लियर? अब है इतिहास का काल विभाजन, यानी इतिहास जो है प्राचीन काल से लेके और अब तक, उसको 3 बड़े भागों में बांटा गया है। पहला है प्राक युग, प्राक का मतलब पुराना, प्राचीन। दूसरा है आद्य युग, आद्य। तीसरा है ऐतिहासिक युग। अब प्राक युग किसे कहते हैं? वो काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, मैंने न कोई किताब मिली है, न कोई मुद्रा मोहर मिली है जिस पे कुछ लिखा हुआ हो, यानी इन लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, ठीक है, लिपि का ज्ञान नहीं था, अनपढ़ लोग थे, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। आद्य युग वो है कि मनुष्य पढ़ा लिखा तो था, मगर क्या पढ़ा पता नहीं चला, यानी कि उनकी भाषा हमारे अभी समझ में नहीं आई है। लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, मगर वो अस्पष्ट है या हम अभी तक पढ़ नहीं पाए।
ऐसा कहाँ हुआ है? ऐसा हुआ है दोस्तों हड़प्पा को लेकर, ऐसा हुआ है हड़प्पा को लेकर। हड़प्पा के लोगों की लिपि तो मिल गई उनकी मोहरों पर और पर, मगर पता नहीं चल पा रहा लिखा हुआ क्या है। ठीक है। और तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक। तो यह है पढ़े लिखे मानव का व्यवस्थित इतिहास, सुपठित लिखित साक्ष्य, जैसे मौर्यों के, अशोक के और इससे पहले के भी जो है कुछ ऋग्वेदिक आर्य जो है उनके ऋग्वेद वगैरह के, तो ऋग्वेद से ये शुरू हो जाता है। तो इस तरह से भारतीय इतिहास में प्राक युग हम बात करें तो यह सृष्टि के प्रारंभ से लेके हड़प्पा सभ्यता से पूर्व तक जो है ये प्राक युग था। आद्य युग हड़प्पा सभ्यता वाला आद्य युग 600 ईस्वी पूर्व तक, और ऐतिहासिक युग 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक, यानी कि जब ऋग्वेद वगैरह लिखा गया था, ऋग्वेद मिला था तब से, यानी लिखा भले कब गया हमें जब मिल रहा है जब का वो लिखा हुआ। तो इतिहास का काल विभाजन 3 काल हो गए, प्राक यानी अनपढ़ मानव का, आद्य हड़प्पा वाला पढ़ा लिखा मगर समझ में नहीं आया, और ऐतिहासिक युग यानी वैदिक काल से लेकर। अब आता है प्रागैतिहासिक राजस्थान, यानी जब मनुष्य अनपढ़ था, ठीक है, उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, तो फिर क्या मिला? जैसे उसके कोई औजार मिल गए, कुल्हाड़ी, और औजार भी 2 प्रकार के, एक तो पत्थर के भी औजार होते हैं और एक होते हैं धातु के औजार। पत्थर के औजार में जैसे मान लो कैसे पता चलेगा, एक तो साधारण पत्थर होता है, भाटा मतलब कोई भी, एक होता है पत्थर नुकीला है, कुछ उसको पकड़ने का हत्था है, तीखा है, उसको कटार सा बना रखा है, तो हम समझ जाते हैं कि ये मनुष्य का बनाया हुआ है, प्राकृतिक रूप से नहीं है। दूसरी बात, नदी के किनारे कहीं कहीं गुफा में और एक साथ ढेर मिलता है उसका, मिट्टी के अंदर दबा हुआ या बाहर, तो समझ जाते हैं कि यहाँ मनुष्य रहा होगा और ये ढेर उसी ने बनाया होगा। धातु में जैसे सबसे पहले मनुष्य को कौन सी धातु का पता चला? सबसे पहले पता चला तांबे का। तो फिर पत्थर के बाद वो तांबे के युग में प्रवेश किया, फिर उसको कांसे का पता चला, यानी तांबे में शीशा, तांबे में टिन वगैरह मिलाकर, शीशा नहीं टिन, फिर उसको लोहे का पता चला, और लोहे का पता होने के बाद में वह एक तरह से वर्तमान सभ्यता के युग में आ चुका था। तो बात करें आगे, मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ। क्यों? क्योंकि नदी से उसको पानी मिल जाता है, जमीन उपजाऊ होती है, तो जल की प्रचुरता के कारण उसने अपना कंद, मूल, फल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वन होने के कारण मांस भी होता है, पशु पक्षी भी मिल जाते हैं, नदी में पानी पीने के लिए पशु आते हैं, उनका शिकार कर सकता है। तो इस प्रकार से सैकड़ों वर्षों पूरा राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं थी। अब आप जहाँ सोचते हैं कि जो मरुस्थल है वहाँ पहले मरुस्थल नहीं था, यहाँ समुद्र था। यद्यपि राजस्थान का बड़ा भाग आज मरुस्थल है, मगर पहले क्या था? समुद्र था। और समुद्र का नाम क्या था पता है आपको? बताएं, देखें क्या नाम था मित्रों? उसका नाम था टेथिस। टेथिस सागर था। फिर क्या हुआ? भूगर्भिक हलचल हुई, जमीन ऊपर उठी, हिमालय बन गया और टेथिस सागर अरब सागर की ओर खिसक गया। वहाँ सरस्वती और दृष्टवती नदियाँ बहा करती थी और मानव के लिए बहुत शानदार वातावरण था राजस्थान में। यही कारण है कि आज आप देखना जैसलमेर जैसे इलाकों में मीठा पानी निकलता है, उन नदियों की धाराएं हैं अभी भी। तो राजस्थान में को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। पाषाण का मतलब पत्थर। उस समय मनुष्य का एकमात्र सहारा पत्थर ही थे। उसके पास न कोई मोबाइल था, न कोई जो है व्हाट्सएप थी, कोई झंझट नहीं था। क्या था फिर उसके पास? धातु के भी कोई औजार नहीं थे, सिर्फ पत्थर। ठीक है, पत्थर के औजार। इसलिए कई लोग पूर्वज पत्थर चलाते, इसलिए पत्थर दिल बन जाते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण। देखो पाषाण काल है ना, उसके भी मतलब एक तो शुरुआती समय, जब क्या है मनुष्य को कोई ज़्यादा चीज़ों की जानकारी नहीं थी, तो वो शुरुआती समय हो गया पूर्व पाषाण। एक मध्य पाषाण मतलब धीरे धीरे उसके पत्थर के औजार अच्छे बनने लगे, उसका थोड़ा दिमाग काम करने लगा। उत्तर पाषाण में क्या है, उसके औजार और अच्छे बनने लग गए, सुडोल थे, सुंदर थे। पूर्व पाषाण वाले के तो औजार और प्राकृतिक पत्थर में कोई ज़्यादा अंतर ही महसूस नहीं होता, ऐसा लगता है भाटा ही होगा कोई, मगर वो गुफा में मिले हैं, एक साथ मिले, इसलिए उनको औजार मान लिया। तो जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ा नवपाषाण काल में या उत्तर पाषाण काल में, तो उसके औजार अच्छे होते गए, सुंदरता आती गई, उसकी बुद्धिमानी बढ़ती गई। तो अब हम बात करें सबसे पहले पूर्व पाषाण काल की। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ
विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्खनन हुए, खुदाई हुई है, उससे प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण यानी पत्थर, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर, ये याद रखना क्वार्टजाइट, जैसे होता है ना आजकल भीलवाड़ा के चौके, कोटाई स्टोन, मार्बल, वैसे क्वार्टजाइट भी एक पत्थर होता है। उसके बहुत सारे उपकरण मतलब औजार, वही कुल्हाड़ी कुल्लुड़ी वगैरह, ये आज से 1.5 या 2 से 1.5 लाख वर्ष पुराने हैं। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है आपके सामने। 1870 में C.A. हैकेट ने, हैकेट विकेट होता है ना वैसे हैकेट, सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाली। यानी ये जो पूर्व पाषाण काल है ना, इस टाइप की बनी हुई एक हस्त यानी हाथ में पकड़ी जाने वाली कुल्हाड़ी जो वो खोज निकाली। आजकल तो कुल्हाड़ी होती है, लकड़ी का डंडा होता है और आगे लोकी होती है, उसके पास पत्थर की ही थी, उसी को तीखा कर दिया, पकड़ने के लत्ता सा बना लिया। तो ये कुछ समय पश्चात सेटनकार ने झालावाड़ से ही इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग आदि सब ने मिलकर प्रयास किया। चंबल, बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण यानी शुरुआती स्टेज, चंबल नदी, बनास नदी, बनास के सहायक मौखो बेच खा मासी यानी मोरेल, कोठारी, बेड़च, मासी, ठीक है वो। तो इनके किनारे जो पत्थर के औजार मिले हैं जो कि थोड़े भद्दे हैं, सुडौल नहीं है, इसलिए हम मान सकते हैं कि वो शुरुआती स्टेज यानी पूर्व पाषाण काल के थे। समझ में आई बात। और ये पूर्व पाषाण काल को 2, 4, 5, 10 साल का नहीं था, हजारों सालों तक चला। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे वीडियो में तारीफ आपकी खूब देखने को मिलती है, बहुत अच्छा भी लगता है, तारीफ किसी अच्छी नहीं लगती। मगर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको कोई कमी भी लगे, कोई इम्प्रूवमेंट करना हो, वो भी आप मुझे बताएं कमेंट करके। जैसे यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा है क्या, और आपको आवाज़ क्लियर आ रही है क्या, फ़ोटो जो आ रही है उससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, वो भी आप बताएं। उसके अलावा जैसे मान लीजिए पढ़ाने का जो तरीका है, जैसे मैंने ये चुना है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन भी हो जाता है और आपको भी ये लगता है कि आपने पूरी किताब पढ़ ली, आपके मन में ये संतोष रहेगा कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं तो मैं नोट्स बनाता तो टाइम भी ज़्यादा लगता और आपको ये लगता है कि क्या पता गुरुजी ने कोई इंपॉर्टेंट बात छोड़ दी हो। अब है मध्य पाषाण काल यानी बीच का स्टेज जिसमें थोड़ा सुधार हुआ। तो ये दूसरी कड़ी है। इसके अवशेष भी राजस्थान में मिलेंगे। क्योंकि राजस्थान में तो मनुष्य रहता था प्राचीन काल में भी। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी नदी है? लूणी, नागपाड़ से निकलती है ना, तो वो जो लूणी नदी है और उसके आसपास, उसके अलावा चित्तौड़ में बेडस नदी गोगुंदा से निकलती है, फिर आयड बोलते हैं उसको। विराटनगर के आसपास इसके उपकरण मिले हैं, यानी नदियों के किनारे और कुछ पहाड़ियों के गुफाओं में मिले हैं। इस काल के उपकरण पहले की बजाय थोड़े छोटे, हल्के और थोड़ी कुशलता से थे। और उपकरण में क्या? ब्लेड का मतलब ये नहीं अपन दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड, यानी तिखा भाटा है कोई, ठीक है। इग्रेवर, ट्रायंगल, त्रिभुज वगैरह, स्क्रेपर, कोई चीज़ खुदने खरोंचने के लिए, उतारने के लिए, ऐसे पत्थर वत्थर के औजार मिले। मगर है सारे पत्थर के, कोई बीच में धातु नहीं है। क्योंकि नाम ही पाषाण काल है ना, पाषाण का युग। मनुष्य के शुरुआत में तो ये युग था। अब है नव पाषाण या उत्तर पाषाण, उत्तर यानी बाद में, ठीक है। तो ये तो सब जगह मिले हैं, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कहीं पर भी। भीलवाड़ा में बागौर याद रखना, बागौर एक पाषाण कालीन सभ्यता याद रखना। बागौर आगे आएगा, पाषाण कालीन सभ्यता। मारवाड़ में तिलवाड़ा, तिलवाड़ा कहाँ है बताओ कमेंट करके। मारवाड़ में मतलब कहाँ? मारवाड़ में, मारवाड़ का मतलब जोधपुर या कहाँ? मगर यहाँ तात्पर्य है बाड़मेर, बाड़मेर में है तिलवाड़ा। मल्लीनाथ जी का मेला लगता है, पता होगा। तो तिलवाड़ा हो गया, बागौर हो गया। बागौर नाम आप विशेष याद रखना। बागौर एक कैसी सभ्यता है? तो पाषाण कालीन सभ्यता है, क्लियर कट, ठीक है ना। अब है राजस्थान में धातु काल। तो मैंने बताया कि पहले मनुष्य ने पत्थर का प्रयोग करता था। पत्थर को कोई खोजने की ज़रूरत नहीं है, पहाड़ी पे भी मिल जाता है, ज़मीन के ऊपर ही मिल जाता है। फिर उसको थोड़ा नीचे तांबा मिला, तो उसको पता लगा यार ये तो पत्थर से मजबूत है। और मजबूत तो क्या मतलब, थोड़ा धातु को उसको पिघाल के उससे डिज़ाइन अच्छी बन जाती है। तो उससे चाहे औजार बनाओ, चाहे खाने के बर्तन बनाओ,
चाहे कोई चित्रकारी कलाकारी देखो, मूर्ति बनाओ, तो उसको तांबे का पता चला। फिर धीरे धीरे उसको तांबे में ये लगा कि यार तांबा तो मुलायम है, ये तो टूट जाता है, मुड़ जाता है, थोड़ा सा कहीं प्रहार करते तो उसको मजबूत कैसे बनाए। तो उसको धीरे धीरे उसको टिन का पता चला, टिन। फिर टिन और तांबे को एक साथ गला के और उससे जो धातु बनाई वो बनी कांसा। तो कांसा क्या होता है, आपके घरों में भी बाट का थाली होगी, मेहमान वगैरह आते थे पुराने ज़माने में, तो कांसा जो उसके थाली में भोजन करवाते थे। मंदिरों में आपको घंटी झालर वगैरह मिलती है, वो कांसे की होती है। तो ये क्या है, काफ़ी देर तक इसमें घंटी बजाते हैं, टन, तो टन की आवाज़ आती है काफ़ी देर तक, टन, तो आपको याद रह जाएगा टिन, यानी कि तांबे में टिन मिलाएंगे तो टन जोर से बोलेगा, यानी कांसा। तो ये कांसे का पता चला। फिर उसको सोना चांदी वगैरह तो साथ साथ पता चली गया, मगर लोहे का पता बाद में चला। तो राजस्थान में धातु काल की बात करें तो ताम्र पाषाण, यानी तांबा और पाषाण, यानी ये नहीं कि उसने पत्थर छोड़ दिया। आज भी हम पत्थर कहाँ छोड़ते हैं पता है आपको? पत्थर का उपयोग होता है अपने घरों में। जैसे मान लीजिए कुछ लोग मार्बल की वो रखते हैं ओंखली सी, उसमें हम इलायची लौंग पीसते हैं। सिलबट्टा रहता है घरों में जिसमें हम दाल, या जैसे मान लीजिए पत्थर ही है और क्या है, दाल पीसते हैं, या मान लीजिए और ओपन कोई चीज़ें मिर्च विर्च बांटते हैं। तो पाषाण को हमने अभी भी कहाँ छोड़ा है। तो ताम्र पाषाण साथ चलता रहा, फिर केवल तांबा और कांसा, फिर पत्थरों को उसने कम कर दिया, मुख्य रूप से नहीं रखा, फिर तांबा, फिर कांसा युग आ गया। तो ये आप ध्यान रखना, पहले पाषाण युग, फिर ताम्र पाषाण, फिर केवल ताम्र, फिर कांस्य। ठीक है। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान में भी जो है इसके अवशेष मिले हैं। कहाँ? गणेश्वर, याद रखना। कहाँ पर है भाई? सिक्कर में, नीम का थाना में। ताम्र सभ्यताओं की जननी, धातु काल नाम आया ना, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है और हड़प्पा सभ्यता का केंद्र था। गिलोंद राजसमंद में है। आहड़ और झाड़ोल उदयपुर में है। पिंड पाडलिया चित्तौड़ में, कुराड़ा नागौर में। तो ये आपको थोड़े थोड़े नाम ध्यान में रखने हैं। अब है लोह काल। अब मनुष्य को इन चीज़ों का पता तो लग गया धातु वातु का, अब उसने क्या है, लोहे का भी इस्तेमाल कर लिया। तो हम बात करें ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोह का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। क्यों? क्योंकि अब तो एक नया युग आने वाला था। जिसके पास लोहा है वो लोहा ले सकता है, यानी कि दुश्मन को हरा सकता है। उसके पास लोहे के भाले हैं, लोहे की तलवार है, लोहे की ढाल है, लोहे का है सब कुछ, तो फिर मजबूत हो गई उसकी चीज़। इसने कृषि उपकरणों और हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। कृषि के क्षेत्र में लोहे के हल फाल आ गए, हथियारों में आ गए, तो क्वालिटी बढ़ गई। अब ये कहाँ कहाँ मिले, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से नो है भरतपुर, देखो नो है यानी लो है, ट्रिक याद रख लो, नो लो। ठीक है, भरतपुर। जोधपुरा कहाँ पर है? जयपुर में। दोस्तों इसका एक क्वेश्चन बनाया हुआ है 100 का, वो डेमो के रूप में आपको उपलब्ध रहेगा यस गुरु ऐप में। वहाँ जाकर आप जो है फ्री टेस्ट या PDF सेक्शन में जाके आप वो देख सकते हैं। बहुत शानदार पेपर बनाया हुआ है। पहले मेरे ख्याल से आप 2-1 दिन ये वीडियो देख लो 50-60 पेज तक, फिर आप जो है ना 2-4 दिन फिर आप वो हल करना। सुनारी कहाँ है? तो सुनारी तो आप कहोगे कहाँ है, दुकान में, घर में? नहीं, ये सुनारी जगह का नाम है, झुंझुनू में है। ठीक है। रेड कहाँ है? टोंक में है। तो ये ऐसे स्थान है जहाँ लोह संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है 2 कि लोह संस्कृति के अवशेष कहाँ नहीं मिले? तो यहाँ मान लो बागौर दे दिया तो नहीं मिलेगा, गणेश्वर दे दिया नहीं मिलेगा क्यों तांबा है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं नो है कहाँ? भरतपुर। मिलान कीजिए जोधपुरा, तो जोधपुरा नाम आगे जोधपुर अटका दिया, तो आप सोचेंगे यार जोधपुरा जोधपुर में करना, नहीं, जोधपुरा जयपुर में है। ठीक है। जोधपुरा तथा सुनारी से लोहे गलाने की भट्टियाँ लो गई। इंपॉर्टेंट आ गया फैक्ट, इंपॉर्टेंट आ गया। जोधपुरा और सुनारी से लोहा गलाने की भट्टियाँ। ठीक है। अब नाम आप सुनारी देखे सोचो सुनार की चीज़, तो कोई सोना होना मिला होगा, नहीं, लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली है पुराने ज़माने की। रेड को तो लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजस्थान का टाटा नगर। ऐसे किसी को करते हैं ना टाटा बाय बाय टाटा, तो मारवाड़ी मागलो का रेण द कौन करना टाटा। ठीक है। तो टाटा में आप रेड है, मतलब रेण द को मतलब रेण की जगह रेड है, याद कर लो। रेड कहाँ? रेड है टोंक में। ठीक है। टाटा करते हैं तो टोक देते हैं ना, कर मत कर टाटा, रेण द पाँचवाशों में। ठीक है। तो टाटा, रेड, टोंक क्या है? टाटा नगर। जैसे जमशेद जी ने बनाया था ना, जमशेदपुर, वो
लोहे की फैक्ट्री लगाई। तो वैसे प्राचीन भारत का टाटा नगर, क्योंकि रेड में लोहा खूब मिला है। लोह सभ्यता के पश्चात भारत में अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी क्या आया, सलेटी रंग की चित्रित मृद भांड संस्कृति आई। सलेटी का मतलब होता है ग्रे कलर। ग्रे कलर कैसा होता है, वो राख का सा कलर होता है ना, राख सीमेंट का, उसे ग्रे कलर। तो उस टाइप के बर्तन बनने लग गए। आज भी आप देखते हैं, हम बाजार जाते हैं तो मटकियाँ लाते हैं, तो लाल कलर की मटकी आती है। लाल का मतलब फीका गुलाबी सा। एक काले कलर की आती है, सलेटी कलर की भी आती है। तो सलेटी कलर के बर्तन जो है वैसी संस्कृति। आप कहेंगे बर्तन की क्या है, मतलब मनुष्य का जहाँ कहीं भी रहता था तो उस निवास स्थान के इतिहासकार या तो खुदाई करते हैं या कोई गुफाएं वगैरह देखते हैं जहाँ वो रहा हो, तो वहाँ पर फिर बर्तनों के भंडार मिले हैं ग्रे कलर के। तो पता लगता है कि मनुष्य जो है, कुछ लोहे के भी औजार मिल गए। तो ऐसे आइडिया लगाते हैं कि लोहा का जानकारी हो गई, फिर उसने ऐसे बर्तन भी उसके जो बने। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर, जोधपुरा, ठीक है, वही जयपुर, सुनारी, नोह यहाँ पर मिले हैं। और इस संस्कृति का लगभग 600 ईस्वी पूर्व में जो है समय था, 600 ईस्वी पूर्व, यानी ईसा से भी 600 साल पहले। जैसे अभी ईसा सन या ईस्वी सन चल रहा है 221, और इससे भी 600 साल पहले, यानी 600 और जोड़ देंगे इसमें तो करीब 2621 साल पहले की बात होती है। ठीक है, अब है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो दोस्तों चलने दूं या दूसरे पार्ट में हम बात करें? चलो कालीबंगा तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, आए गए हैं तो पहली बात क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ, हनुमानगढ़ में। देखो नाम है देवी का काली, बालाजी हनुमान जी, ठीक है, तो हनुमान काली, इस तरह से ट्रिक याद रखें। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। ये दर्शवती और सरस्वती नदी के किनारे थी। हनुमानगढ़ जिला है, काले रंग की चूड़ियाँ है। खोज की अमलानंद घोष ने 1952 में, ठीक है, तो अमलानंद घोष। और इसमें बीबी लाल और बीके थापर का नाम भी आता है, बीबी लाल और बीके थापर। तो हम मजाक में कई बार इसको याद करवाते हैं स्टूडेंट्स को कि बीबी लाल है ना, थापर, बीबी ने थप्पड़ मारी तो जो है गाल लाल हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीबी को चूड़ियाँ ला के नहीं दी थी काले रंग की, तो इसलिए जो है बीबी ने घोषणा कर दी कि अब की बार खेड़नी नहीं लाए तो अब की बार थप्पड़ से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो घोष, बीबी लाल, बीके थापर, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा 1961-62 में। तो केवल हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को पार्ट 2 जो है उसमें देखेंगे बचावा। इस सभ्यता के 5 स्तर, ये ध्यान रखना, 5 स्टेज जो है ना, यानी ये पहले बसी, फिर उजड़ गई, फिर उसके ऊपर और बस गई, उजड़ गई, फिर और ऊपर बस गई, और ऊपर उसके बस गई। तो ऐसे 5 स्तर इसके मिले हैं। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा से भी प्राचीन है, याद रखना। और तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वो हड़प्पा के समकालीन है। अब आप देखो, इस वजह से यहाँ 2 प्रकार के अवशेष होगी, तो प्राक हड़प्पा और एक हड़प्पा। प्राक का मतलब हड़प्पा से भी पुराना। जैसे मान लीजिए परतें हैं, यहाँ छोटा बन रखा है, चलो ऊपर चित्र बना देते हैं कि किस तरह से खुदाई होती है। कि मान लीजिए सबसे पहले ये ऊपर से ज़मीन हटाया, ज़मीन से रेत हटाई, तो इससे पता चला कि यहाँ ज़मीन में जो है कुछ गाँव मकान बसे हुए हैं, ये मिल गए। फिर पुनः है उनको नीचे और खोदा थोड़ा, तो दूसरी परत हो गई, और वहाँ देखा कि वहाँ और नीचे भी वहाँ थोड़ा शहर मकान दबे हुए हैं। तो इस तरह से पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, 3 है, ये तो है हड़प्पा कालीन। और जो 2 है वो हड़प्पा से भी नीचे जो है वो दूसरी है। तो जैसे मान लीजिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, 3 स्टेज। तो ऐसे 5 स्टेज जो है वो, उसमें 2 पुराने, 3 नए। कालीबंगा एक सुव्यवस्थित बसा हुआ शहर था, ठीक है, नगर था। मिट्टी की बनी ईंटों को धूप में सुखाकर जो है वो मकान बनाए जाते थे। बर्तनों का रंग लाल है। लाल का मतलब एकदम लाल नहीं, मतलब जैसे फीका गुलाबी से आजकल अपन लाते हैं ना मटकियाँ, वो जिनके ऊपर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं। आजकल की मटकियों पर भी डिज़ाइन सी होती है, आपने देखा होगा, इस प्रकार की ऐसी डिज़ाइन सी होती है। तो काले कलर से भी हो जाए, लाल से भी हो जाए, ठीक है, वो जिसकी इच्छा होती है मटकी बनाने वाले के। वो जुते हुए खेत के साक्ष्य यानी एक खेत मिला है, एक ज़मीन मिली है जिस पर इस तरह से धारियाँ हैं, तो हल के निशान होते हैं ना वो। फिर ऐसे भी धारियाँ हैं, इससे ये पता चलता है कि ये लोग 2 फसल
भी एक साथ बोते होंगे। आज भी बोते हैं ना हम, जैसे मान लीजिए मैं चूरू क्षेत्र से हूँ तो हमारी साइड तो बारानी कृषि है बरसा वाली, तो मान लीजिए जैसे बाजरा बोया, बाजरा के साथ ही साइड में थोड़ा कुछ और बो दिया, तिलहन बो दिया, मोठ बो दिए, तो इस तरह से जो बो देते हैं उस हिसाब से। साथ ही एक खेत में 2 फसल उगाने का साक्ष्य भी मिला है। और यहाँ एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, 6 छेद। तो ये क्या हो सकता है? तो ये आजकल आप फिल्मों में देखते हैं ना, डायलॉग मारते हैं कि अपन तेरे को टपका डालेगा और ये भेजे में 6 के 6 घुसेड़ देगा, ऐसे बोलते हैं ना फिल्मों में डायलॉग, आपने सुना होगा। तो आप ट्रिक याद रख लेना, ये पिस्तौल का चित्र बनाया है मैंने और जो है 6 छिद्र कालीबंगा वाले क्षेत्र में, ठीक है, एक बच्चे की खोपड़ी में। तो ये क्यों है? अब कोई गोली तो लगी नहीं होगी, तो हो सकता है कि कोई बीमारी का इलाज किया हो या कोई एक्सपेरिमेंट किया हो, क्या पता। हवन कुंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हवन कुंड यानी अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं। और एक खास चीज़ और है यहाँ पे, युग्म समाधि। युग्म समाधि का मतलब कपल, एक महिला एक पुरुष, उनकी समाधि मिली है। तो ये क्यों हुई? या तो साथ मरे होंगे, कई बार होता है ना कि जी तो नहीं सकते मगर साथ मर तो सकते हैं, तो ऐसी कोई सोच रही होगी, ठीक है, पलायनवादी। या हो सकता है कि किसी वजह से मर गए हो, तो जो है युग्म समाधि उनकी मिली है। तो ये सब कहाँ मिला है? कालीबंगा में मिला है। साथ ही बैलगाड़ी, बेलनाकार मुहर, ये इंपॉर्टेंट है। बेलनाकार मुहर मतलब बेलनाकार मुहर जो है, बेलनाकार है ना, बेलन के आकार की, ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये बेलनाकार कैसा होता है? ये इस प्रकार के, जैसे मान लीजिए इस प्रकार की मोहर मिली है बेलनाकार वाली, ठीक है, वो आपने देखा होगा, आप पढ़ते हैं ना गणित में इस तरह से। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, इसके बाद में हम आगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।